हे गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास तक मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस तक कंप्लीट करके दे दिया था। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक कलर के बारे में बात करने वाला हूं। हालांकि कलर के बारे में मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको समझा दिया था। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, जनरली जो कलर होते हैं वो ड्यू टू डी ट्रांजिशन आते हैं। मैंने आपको ये बात तो पहले बता दी है। डी संक्रमण के कारण डी ब्लॉक में मैंने आपको बता देते कलर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, और डी ट्रांजिशन कहाँ आता है पहले ये बताता हूँ। तो डी ट्रांजिशन D0 और D10 में नहीं आता है, ये मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो। क्योंकि D10 में EG एज वेल एज T2G क्या होती है, फुलफिल्ड होती है, और D0 में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं आता है, जिसके कारण इनको हम जनरली क्या मानते हैं, कलरलेस मानते हैं अकॉर्डिंग टू डी ट्रांजिशन कह रहा हूँ। लेकिन KMnO4 में आपको ध्यान होगा, KMnO4 में ये जो मैग्नीज होता है ना, इसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी इसका कलर ना वायलेट होता है अगर आपको याद हो। तो ये आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि D0 D10 हमेशा ही कलरलेस होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको कि ये कलरलेस होते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन D0 भी कलर दे सकता है, और कलर किसकी वजह से देता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से देता है। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नाम की चीज आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बात। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम डी ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कलर्ड क्यों होता है, तो आप कहोगे क्योंकि उनमें ना डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डी ट्रांजिशन आ जाता है, और डी ट्रांजिशन की वजह से वो क्या करते हैं, अपना कलर प्रोड्यूस करते हैं। D0 D10 आपके कलरलेस होते हैं अकॉर्डिंग टू डी ट्रांजिशन कह रहा हूँ। CTS अगर हम देखें, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा अगर हम देखें, तो आपका कलर आता है D0 में भी। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल रहा करता था पहले एनसीईआरटी में, वही एग्जाम्पल लेके मैं चलता हूँ। +3 चार्ज रहता था और x = +3 आ जाता था। टाइटेनियम है, स्कैंडियम के बाद क्या आता है आपका, टाइटेनियम आता है। और टाइटेनियम का अगर मैं कहूँ ऑर्गन 18, और 3D में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जबकि टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में डी में केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रही आपकी T2G। भाई ये इलेक्ट्रॉन T2G में ही तो भरा जाएगा, और EG इसकी खाली रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जब ये येलो रंग के प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो येलो रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो T2G से कहाँ चले जाता है, EG में चले जाता है। और उसके बाद ना ये इलेक्ट्रॉन नीचे आता है फिर से T2G में, और एक कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और वो कलर कौन सा होता है, वायलेट कलर होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। येलो का जो पूरक रंग है ना, वो वायलेट होता है कि नहीं है। येलो का जो पूरक रंग है वो क्या है आपका, वायलेट है। तो जब येलो रंग एब्जॉर्ब होगा तो वो वायलेट कलर क्या करेगा, यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, या हम कहे तो अपीयर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि TiH2 की होल 6 3 पॉजिटिव में अगर हम देखें, इस कॉम्प्लेक्स में हम देखें कि डी में एक इलेक्ट्रॉन है, और जब ये पीले रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है तो कुछ क्षण बाद ये क्या करता है, बैंगनी रंग दिखाता है। ठीक है, क्योंकि इसका पूरक रंग क्या है, बैंगनी। तो मैंने आपको ये पहले भी कहा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स आपका जो कलर एब्जॉर्ब करेगा, हमेशा उसका पूरक रंग ही क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है या अपीयर होता है। ठीक है, तो ये कलर इन डी ट्रांजिशन था। इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। ठीक है, और वो है कि आपको दिया गया कि अगर ये रंग एब्जॉर्ब होगा तो कौन सा रंग रिफ्लेक्ट होगा, वो आपकी किताब में दिया गया, आप उसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग है कलर के बारे में, तो आप किताब को ही प्रेफरेंस देना, ये मैंने आपको पहले कहा। कलर के बाद ना अब हम बात करते हैं फाइनली उपयोगिता क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हमारे दैनिक जीवन में या पूरे केमिस्ट्री में क्या उपयोगिता है। उन उपयोगिताओं के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। और उपयोगिता में सबसे पहले उपयोगिता जो है वो जैविक प्रणाली में क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या उपयोगिताएं रखते हैं हमारे दैनिक जीवन में। सबसे पहले हम बात करेंगे संकुल कौन से होते हैं जो हमारे जैविक प्रणाली के लिए बहुत जरूरी है, उन संकुल का नाम हमें पता होना चाहिए। उसके बाद उनमें केंद्रीय धातु आयन कौन सा होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है,
और उसके बाद उसका कार्य क्या है। भाई बिना कार्य के तो महत्ता पता नहीं चलेगी। तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि संकुल कौन सा है और उसमें केंद्रीय धातु आयन कौन से होते हैं और उनका वर्ग कौन सा होता है, कौन सा कार्य वो करते हैं। ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो है वो है आपका हीमोग्लोबिन। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है हीमोग्लोबिन क्या चीज है। हीमोग्लोबिन में जो आपका सेंटर मेटल एटम होता है आपको अच्छे से पता है कौन होता है, आयरन होता है, Fe2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेंटर मेटल आयन जो होता है वो Fe2 पॉजिटिव होता है हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर में O2 का परिवहन करता है। ठीक है, शरीर में O2 का परिवहन करता है। मेजर वर्क बता रहा हूं, वर्क तो बहुत सारे हैं, मेजर वर्क की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये शरीर में O2 का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, तो ये कार्य है इसका। तो देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हीमोग्लोबिन भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो क्या क्या होगा ये तो आपको अच्छे से पता है। बायो वाले स्टूडेंट को बहुत ज्यादा पता होगा, मैथमेटिक्स वालों को ज्यादा इतना पता नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। देखो हम बायो तो पढ़ा नहीं रहे, यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो केवल वर्क की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनके कारण ही होती है, क्लोरोफिल के कारण। तो यहां पर आपका Mg2 पॉजिटिव जो है वो आपका सेंटर मेटल आयन होता है और इनका जो वर्क है वो प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह आपको पता है कैसे होती है। ठीक है, किसके कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है। आपने पढ़ा होगा कि इनका हरा रंग क्यों होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल जो होता है आपके, इसको हम शायद हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं। ठीक है, उसमें एक सेंटर मेटल एटम होता है। ठीक है, अब सेंटर मेटल एटम है तो ये क्या करेगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो ये कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका लाल रंग के प्रकाश को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और हरे रंग को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि लाल का पूरा रंग हरा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो क्लोरोफिल वाली बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो प्रकाश संश्लेषण है इसका कार्य क्लोरोफिल का। थर्ड है आपका विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 जो होता है इसको हम साइनोकोबालमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइनोकोबालमीन भी कहते हैं। और साइनोकोबालमीन में, कोबालमीन का मतलब कोबाल्ट, सेंटर मेटल एटम जो होता है ना इसमें ये कोबाल्ट होता है और सेंटर मेटल कोबाल्ट है। तो विटामिन B12 का हम किसमें यूज करते हैं, एनीमिया नाम का एक रोग है, एनीमिया रोग के उपचार में इसका हम यूज करते हैं। एनीमिया रोग के उपचार में हम इसका उपयोग करते हैं। एनीमिया कहते तो रक्ताल्पता कहते हैं इसको, रक्त की कमी हो जाती है शरीर में, तो विटामिन B12 की कमी से होती है। तो विटामिन B12 की जो कैप्सूल है वो बनाई जाती है इसके लिए। ठीक है, तो एनीमिया रोग के उपचार में इसका यूज होता है। और उसके बाद है आपका सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। सिस्प्लेटिन फॉर्मूला पता है आपको, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, पता है ना। और इस कॉम्प्लेक्स में सेंटर मेटल एटम कौन है, Pt, जिस पर कितना चार्ज है, +2। और प्लेटिनम का वर्क क्या है यहाँ पे आप अच्छे से जानते हो, कैंसर के उपचार में। ठीक है, सो सिस्प्लेटिन का जो उपयोग है, कार्य क्या है, वर्क क्या है जैविक प्रणाली में, किस लिए यूजफुल होता है, तो यह आता है आपका कैंसर के उपचार में आता है। ठीक है, एक धातुओं के निष्कर्षण में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन धातुओं का निष्कर्षण अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा ना तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन लिखवाने से तो कोई मतलब बनता नहीं है। इसीलिए जब मैं आपको छठा चैप्टर पढ़ाऊंगा मेटलर्जी, तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है और वो प्रक्रिया कैसी होती है। तो वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि वहां पर मैं आपको ना अंडरलाइन कर दूंगा कि ये 9वें चैप्टर का क्या है, उपयोग भी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात, तो वहां पे मैं आपको ये चीज समझा दूंगा। अभी इसमें एक और चीज आती है, बैल।
ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट कहते हैं इसको, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट इस दवाई का नाम है। तो ऑर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, ये जो एलिमेंट होते हैं ना, जो विषाक्त एलिमेंट होते हैं, सो इनसे जो बॉडी में विष की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके इलाज में हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट। ल्यूसाइट ट है, ड नहीं है, ट है, ठीक है। ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट इसका नाम है, ठीक है। तो इसका भी उपयोग हम करते हैं। तो ये आप लोग ना ध्यान रखना, एक बेल याद रखना, एक हीमोग्लोबिन याद रखना, क्लोरोफिल याद रखना, विटामिन B12 याद रखना, सिस्प्लेटिन याद रखना, ठीक है। इन सब का आपको याद रखना जैविक प्रणाली में। तो हो सकता है कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे पूछ सकता है विटामिन B12 में ना जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है CO2 पॉजिटिव होता है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि क्लोरोफिल में ना सेंटर मेटल एटम कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है Mg2 पॉजिटिव होता है। या हीमोग्लोबिन में कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है Fe2 पॉजिटिव होता है। मे भी वर्क भी पूछ ले, ठीक है। तो ये रहा आपका जैविक प्रणाली में उपयोग किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। एक और उपयोग है गुणात्मक विश्लेषण में। अच्छा, वैसे ना ये टॉपिक भी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। गुणात्मक विश्लेषण देखो, ये ना प्रैक्टिकल मेथड है, और प्रैक्टिकल मेथड में ना अभी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको ये चीजें समझ में आएंगी नहीं। गुणात्मक विश्लेषण में कैसे करते हैं हम, तो ये चीजें ना आपको समझ में तभी आएंगी जब आप लोग ना इस चीज को करोगे। देखो, गुणात्मक विश्लेषण में क्या कहते हैं हम, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल टेस्ट भी कह लेते हैं जनरली। रेडिकल टेस्ट ना दो प्रकार के रेडिकल होते हैं, एक अम्लीय मूलक होते हैं और एक क्षारीय मूलक होते हैं। मैं आपको बस यूज बता देता हूँ। अगर आपकी क्लास स्टार्ट होती है ऑफलाइन क्लासेस, और वहां पर आपको प्रैक्टिकल तो करवाया जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस में प्रैक्टिकल तो करवाए जाएंगे। अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट होती हैं तो मैं ऐसा करूंगा कि अगर टाइम मिलेगा, ठीक है, तो प्रैक्टिकल वीडियोज की शेयरिंग हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है, अगर ट्राई करेंगे। वैसे प्रैक्टिकल तो सामने ही फिजिकली समझा सकते हैं हम, प्रैक्टिकली ही हो सकता है, थ्योरेटिकली नहीं हो सकता, ये तो आपको भी अच्छे से पता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने की। तो अभी ना मैं वो चीजें यहाँ पे डिस्कस करने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं जितना किताब में है उसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बुक में भी ना बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट करके भी लिखी गई हैं, जैसे पीले अमोनियम सल्फाइड से हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेकंड ग्रुप को, तो वो चीज मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको। वो क्यों नहीं, और निकिल का भी टेस्ट नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि जब तक आप उसको करोगे नहीं ना तब तो आपको पल्ले पड़ेगा भी नहीं वो। तो वो टेस्ट करके ही समझ में आता है, ठीक है। फिर अगर उसके लिए प्रैक्टिकली नहीं भी होता है, थ्योरेटिकली अगर आपको समझाने की जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी, कम से कम घंटे भर का काम होगा। 1 घंटे तक मैं आपको जब बेसिक चीजें समझाऊंगा तब जाकर के आपको गुणात्मक विश्लेषण समझ में आएगा। 1 घंटे में आपको बेसिक पता चलेगा, समझ में आ रही बात। तो इतना लंबा लेक्चर तो मैं दे नहीं सकता हूँ इस टॉपिक के लिए, तो वो चीजें हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको बस छोटा छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ कि जब हम क्षारीय मूलकों का परीक्षण करते हैं ना, तो क्षारीय मूलकों के परीक्षण में जब हम प्रथम ग्रुप का परीक्षण करते हैं, तो आप बस ऐसा लिख देना, प्रथम समूह के परीक्षण में, ठीक है। जब हम फर्स्ट ग्रुप का हम टेस्ट करते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, प्रथम समूह के परीक्षण में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ना मूल विलयन बनाते हैं, ठीक है। हम लवण का मूल विलयन बनाते हैं। मूल विलयन बनाने का तरीका क्या होता है ना, जनरली हम क्या करते हैं, वैसे तो स्टार्ट हम 0 ग्रुप से करते हैं, लेकिन 0 ग्रुप की बात आपके सिलेबस में नहीं कही गई है, प्रथम ग्रुप की बात की गई है, तो हम प्रथम ग्रुप की ही बात करेंगे, ठीक है। तरीका तो ये, पहले एसिडिक रेडिकल को फाइंड किया जाता है, उसके बाद हम बेसिक रेडिकल में आते हैं। बेसिक में 0 का पहले हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करते हैं। तो आपकी बुक में ना फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट किया गया, तो वही मैं आपको अभी समझा देता हूँ फटाफट में। तो फर्स्ट ग्रुप में हम क्या करते हैं कि मूल विलयन बनाते हैं। मूल विलयन कैसे बनाते हैं, जनरली तो ठंडे पानी में बनाते हैं। अगर ठंडे पानी में सॉल्ट नहीं घुल रहा है ना, तो उसको हम गर्म करते हैं, गर्म पानी में बनाते हैं। गर्म पानी में नहीं बन रहा है तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं, और उसमें भी नहीं बन रहा है तो कंसंट्रेट HCl का हम यूज कर लेते हैं। फाइनली HNO3 का भी यूज करते हैं, लेकिन HNO3 का आपका सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में भी, प्रैक्टिकल सिलेबस में भी HCl तक की ही बात है। तो जैसे हम मूल विलयन बनाते हैं, तो मूल विलयन बनाने के बाद ना उसमें हमारा पहला काम यही होता है कि उसमें ना हम डाइल्यूट HCl मिला देते हैं। मूल विलयन में जैसे हम डाइल्यूट HCl मिलाते हैं,
मूल विलयन में हम क्या मिलाते हैं, डाइल्यूट HCl मिलाते हैं। तो अगर कोई अवक्षेप बना, जनरली श्वेत अवक्षेप आपको प्राप्त होता है अगर प्रैक्टिकल मेथड आपका सही है तो श्वेत अवक्षेप आपको मिलेगा। अगर आपको श्वेत अवक्षेप मिला तो श्वेत अवक्षेप मिलने का मतलब होता है फर्स्ट ग्रुप क्या आपके पास प्रेजेंट है, और अगर कोई भी अवक्षेप नहीं आया तो फर्स्ट ग्रुप अब्सेंट होता है। लेकिन क्योंकि मैं टेस्ट ही फर्स्ट ग्रुप का बता रहा हूं तो ऑब्वियसली सी बात है प्रेजेंट होगा। अब ये श्वेत अवक्षेप किसके कारण बन सकता है, देखो फर्स्ट ग्रुप में ना एक तो Pb2 पॉजिटिव आयन होता है, तो ये PbCl2 के कारण बन सकता है, या ये किसके कारण बन सकता है, ये बन सकता है आपका Hg2Cl2 के कारण बन सकता है, या ये किसके कारण बन सकता है, AgCl के कारण बन सकता है। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आयन आते हैं, Pb2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव, ये आपके 3 आयन रहते हैं फर्स्ट ग्रुप में। अब हम क्या देखते हैं कि श्वेत अवक्षेप को ना हम पानी में घोल देते हैं, गर्म पानी में। अगर गर्म पानी में डिजोल्व हो गया तो हम कहेंगे इसमें PbCl2 अवेलेबल है, मौजूद है, ठीक है। हो सकता है आगे हम टेस्ट करेंगे। अगर ये गर्म जल में घुला नहीं तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अब हम यही करते हैं कि सबसे पहले मूल विलयन में डाइल्यूट HCl मिलाते हैं, उसमें हमें श्वेत अवक्षेप मिलता है, उसको हम गर्म जल में घोलते हैं, नहीं घुला तब हम आगे देखते हैं इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम NH4OH मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, NH4OH मिला देते हैं। तो जब हम NH4OH मिलाते हैं ना, तो वहां पे हम एक चीज देखते हैं कि NH4OH मिलाने के बाद 2 प्रकार की कंडीशन आ सकती है। या तो अवक्षेप घुल जाएगा, अगर ये अवक्षेप घुला है तो ये अवक्षेप इस कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण घुला होगा। 2 NH4OH मिलाते हैं इसमें, ठीक है, मतलब 2 मॉलिक्यूल NH4OH मिलाएंगे, ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बन जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के बाहर आ जाएगा आपका Cl एंड प्लस में निकल जाएगा 2H2। तो अगर आपका NH4OH मिलाने के बाद जो ये श्वेत अवक्षेप है ये घुल गया, तो श्वेत अवक्षेप घुलने का मतलब है इसमें AgCl प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि AgCl ये विलयशील संकुल बनाता है। समझ रहे हो बात, मैंने क्या कहा, मूल विलयन में डाइल्यूट HCl मिलाया, श्वेत अवक्षेप आया, उसको गर्म पानी में घोलेंगे, अगर घुलेगा तो PbCl2 है, नहीं घुला तो इन दोनों में से एक हो सकता है। अब उस अवक्षेप में हमें क्या करना है, NH4OH मिलाना है। अगर अवक्षेप घुला तो इस कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण घुला होगा। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ये विलयशील संकुल है, इसका मतलब यहाँ पर Ag होने के चांसेस हैं, Ag पॉजिटिव के होने के चांसेस है। और अगर विलयशील संकुल नहीं बना, काला अवक्षेप हमें मिल गया, तो काला अवक्षेप मिलने का मतलब ये है कि ये तो रहा आपका Hg2Cl2 और ये रहा आपका NH4OH। तो इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना है NH2Cl वाला, ये कॉम्प्लेक्स बन गया आपका। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये आपका ब्लैक कलर का होता है, तो ये ब्लैक PPT हमें मिला। तो ब्लैक PPT मिलने का मतलब है ये वाला कॉम्प्लेक्स बना, और ये वाला कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब है इसमें Hg जो है वो प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का, यहाँ से और क्या क्या चीज निकल सकती है, देखो यहाँ से एक H2 निकल जाएगा और एक Hg और निकल जाएगा, एक HCl निकलेगा, एक क्या निकलेगा आपका Hg। भाई 2 Cl में 1 Cl ऐड हो गया, एक HCl यहाँ से रिलीज हो गया, 5 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन, ये 3 और 2 5, ठीक है, ये वाला। आगे से हमें मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। तो अब समझ में आया प्रथम समूह के परीक्षण में कॉम्प्लेक्स बनकर के क्या क्या हमें शो करवाते हैं। ऐसे सेकंड ग्रुप में भी क्या होता है, सेकंड ग्रुप में क्या होता है, हम पीला अमोनियम सल्फाइड मिलाते हैं। देखो सेकंड को ना 2 भागों में बांटा गया है, सेकंड ए और सेकंड बी, ठीक है। अब उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो बात मैं यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो चीजें आपको फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा ना, जब तक आप फिजिकली इस चीज को नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक दिन आपको अलग से या तो वीडियो बना करके बहुत लंबा इस पे डिस्कशन करूंगा। अभी मैं जो जनरल बातें जो आपको फटाफट समझ में भी आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हम सेकंड ग्रुप में, मैं केवल इस समय क्यूप्रिक आयन की बात कर रहा हूँ। अब ये सेकंड ए में आता है या सेकंड बी में आता है उसके बारे में मैं अभी कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं केवल ये बात कर रहा हूँ सेकंड ग्रुप में अगर मैं क्यूप्रिक आयन का टेस्ट कर रहा हूँ तो क्यूप्रिक आयन का जो सॉल्ट होता है, जैसे यहाँ पर CuSO4 में मान लिया, ठीक है। तो हम पहले इसका टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद लास्ट में इसके जो सॉल्ट का जो विलयन हमें प्राप्त होता है, उस सॉल्ट के विलयन में अगर मैं K4FeCN का होल 6 मिला दूं, क्या नाम है इसका, इसका नाम पता है आपको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में अगर मैं मिला दूं इसके सॉल्यूशन में, क्यूप्रिक आयन के सॉल्यूशन में, तो यहां से क्या होता है, पोटेशियम हट जाता है और पोटेशियम की जगह पर क्या आ जाता है, Cu आ जाता है। तो ये आ जाएगा आपका Cu2
FeCN का होल 6, ठीक है। और यहां से SO4 और यहां से K4, यानी कि 2 SO4 K4 के साथ निकलेंगे तो 2K2SO4 यहां से रिलीज हो जाएगा। उससे हमें मतलब नहीं है। यहां पर जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ना, इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है पता है आपको? चॉकलेटी होता है। तो ये चॉकलेटी अवक्षेप हमें मिला है। तो अगर आपका सेकेंड ग्रुप में चॉकलेटी अवक्षेप मिल गया तो वो इस कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण आया है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये तो मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स की क्या क्या महत्ता है हमारे केमिस्ट्री में। तो ये कॉम्प्लेक्स जो बना है, ये कॉम्प्लेक्स ने बन करके यहाँ पर हमें शो करवाया है कि क्यूप्रिक आयन यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही जब हम थर्ड ग्रुप में जाते हैं ना, थर्ड ग्रुप में, तो थर्ड ग्रुप में मैं फेरिक आयन का टेस्ट आपके सिलेबस में, तो वही मैं बताने वाला हूँ। फेरिक आयन का टेस्ट में एक बार बता चुका हूं आपको पहले ही। फेरिक आयन के टेस्ट में मैंने क्या बताया था? FeCl3 होता है, याद आ रहा होगा आपको। भूरा अवक्षेप बनता है, उसमें मैं HCl डिसॉल्व करता हूँ। HCl डिसॉल्व करने के बाद FeCl3 का सॉल्यूशन तैयार होता है, याद आ रहा है। और FeCl3 के सॉल्यूशन में हम क्या मिलाते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं, अगर याद आ रहा होगा आपको। पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं तो ये फेरोसाइनाइड बनता है। Fe का होल 4, FeCN का होल 6 बनता है कि नहीं बनता है? का होल थ्राइस। और ये जो फेरोसाइनाइड यहाँ पे बना है, इसने यहाँ पर कौन सा कलर प्रोड्यूस किया? ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्रोड्यूस किया है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर फेरिक आयन क्या है? प्रेजेंट है। शायद ये बात भी आपको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, यू नो वेल, अच्छे से ये चीज मैंने आपको बताई है। इसी प्रकार हम चौथे ग्रुप का भी टेस्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो चौथे ग्रुप में हम निकल का भी टेस्ट है आपके पास और जिंक का है। तो मैं आपको जिंक का बताऊंगा, ठीक है। Zn2 पॉजिटिव की बात यहाँ पे करूंगा। तो Zn2 पॉजिटिव का क्या होता है कि ZnCl2 का सॉल्यूशन तैयार होता है। जब फोर्थ ग्रुप में हमें अवक्षेप मिलता है ना, उसको हम HCl में डिसॉल्व करते हैं, ZnCl2 मिलेगा। और ZnCl2 में ना जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं, FeCN का होल 6, तो नीलिमा श्वेत अवक्षेप हमें मिलता है। नीलिमा, नीला श्वेत अवक्षेप, नीलिमा जैसा श्वेत अवक्षेप, हल्का हल्का नीला कलर भी उसमें होता है। लेकिन आपकी किताब में ना सीधा नीला लिखा हुआ है कि नीला रंग मिलता है, तो आप भी ना नीला रंग ही लिखना, क्योंकि जो RBSc में हमें तो वही लिखना है। मिलेगा कैसे? देखो यहाँ से K4 से Cl निकल जाएगा तो 4KCl निकल जाएगा, और यहाँ बनेगा आपका Zn2 FeCN का होल 6, ठीक है। ये किताब में लिखा गया आपका नीला रंग। अब जो किताब ने लिखा है ना, आप वही लिख देना, बस बात खत्म। वैसे अवक्षेप ना नीलिमा श्वेत अवक्षेप बनता है। मैंने क्या कहा? जब फोर्थ ग्रुप में अवक्षेप आता है तो फोर्थ ग्रुप के अवक्षेप में हम HCl मिलाते हैं तो अवक्षेप घुल जाता है और ये सॉल्यूशन तैयार होता है। और उसमें हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं तो फिर से नीले, हल्के नीले और सफेद रंग का अवक्षेप मिलता है, जिसको किताब ने डायरेक्ट नीला रंग लिखा है। तो नीला रंग लिखा है तो अभी नीला रंग लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बन करके हमें क्या बताते हैं? धातु आयनों की प्रेजेंस को बताते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब कौन सा क्षारीय आयन प्रेजेंट है। जैसे ये कलर आने से मतलब है यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना होगा। यहाँ पर ब्लू कलर आने का मतलब है फेरिक आयन प्रेजेंट रहा होगा। ऐसा ऐसा करके हमें क्या होता है? पता चलता है इनके बारे में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने जरूरी हैं हमारे दैनिक जीवन में कहें, जैविक प्रणाली में कहें, या हमारे केमिस्ट्री में गुणात्मक विश्लेषण में कितने जरूरी हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अब आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो जितना हो सकता था मैंने एक्स्ट्रा करके आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश की है इस चैप्टर को। अभी ना आप लोग का काम क्या है? इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके लास्ट में पीछे जो है, उसको आपको ना सॉल्व करना है। और वहां पर आपको जो भी दिक्कतें आएंगी उन प्रॉब्लम को मुझसे शेयर करना है, सर ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको थैंक यू।